नमस्कार दोस्तों, जयंतनी की मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और एलटी गणित की विशेष सीरीज हमने चलाई है, जिसमें हम आपको एक रेगुलर इंटरवल पर गाइडेंस वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों वीडियोस देखेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी एलटी गणित एग्जाम में और इसके अलावा आगामी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्जाम में। इसके अलावा दोस्तों हमने पेड बैच भी चलाया हुआ है। पेड बैच में दोस्तों ध्यानपूर्वक देखना कि आज दोस्तों स्पेशल ऑफर आपका खत्म हो रहा है। 31 मई तक ही दोस्तों ये ऑफर वैलिड है। फीस हमने कम कर रखी है, इसके बाद दोस्तों फीस बढ़ जाएगी। जनरल की मैथमेटिक्स के नाम से दोस्तों बैच चल रहा है। संपूर्ण तैयारी करनी है तो दोस्तों आप हमारे संग जुड़ सकते हैं। रोज शाम को दोस्तों आपको लाइव क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी। इसके अलावा लाइव क्लासेस की रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको सारी की सारी मिल जाएगी। ठीक है, तो संपूर्ण तैयारी करनी है आपको। यहाँ पर पीडीएफ, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल सब प्रोवाइड करवाया जाता है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर से आप संपर्क कर ले, व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कॉल के माध्यम से। तो जल्दी करें, फिर देरी ना करें। तो दोस्तों आज टॉपिक रहने वाला है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एक महत्वपूर्ण चैप्टर। इससे काफ़ी सारे प्रश्न आने की संभावना रहेगी क्योंकि यह टॉपिक आपके उसमें स्पेशली मेंशन्ड है। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चन जरूर आएंगे। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? एक फंक्शन है, वो कंटिन्यूस कब होगा? कंटिन्यूस वो तब होगा दोस्तों जब उसका ग्राफ आपका क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। यानी कि एक फंक्शन का ग्राफ अगर हम बिना पेंसिल उठाए बना ले तो दोस्तों वो सिंपली क्या कहलाता है? कंटिन्यूस कहलाता है। ठीक है, अगर ऐसा ना हो तो वो क्या कहलाएगा? डिसकंटिन्यूस कहलाएगा। ठीक है, अब कंटिन्यूस को दोस्तों अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन है और अगर मैं इसकी लिमिट निकालता हूँ, यानी कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स निकालता हूं, तो दोस्तों अगर वो एफ ए के बराबर आ जाता है, यानी कि फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ जाता है, तो हम उसको दोस्तों बोलते हैं कि ये आपका जो ग्राफ है दोस्तों, ये आपका क्या है? कंटिन्यूस है। ठीक है, ये फंक्शन आपका क्या है? कंटिन्यूस है। इसको हम सिंपली थोड़ा सा और बाइफरकेट करें तो भाई आपको पता है लिमिट x टेंस टू a एफ ए के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये आपका क्या होता है? जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों जब दोस्तों बराबर हो जाए तो तब देन हम उसको क्या बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो दोस्तों इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो और दोस्तों वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो। यहाँ पर ध्यान रखना, फंक्शनल वैल्यू का मतलब क्या है कि हम डायरेक्टली एक ही वैल्यू को फंक्शन में पुट कर दे। तो वो अगर फंक्शनल वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू दोनों के दोनों बराबर हैं तो हम बोलेंगे कि ग्राफ आपका क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। ठीक है, इसको दोस्तों हम कॉची डेफिनेशन से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि कॉची की मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन बताई थी, जो कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन होती है। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से दोस्तों अगर हम इसको दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक फंक्शन है, इट सेट टू हैव लिमिट एल ना, व्हेन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, सच दैट मॉड एफ एक्स माइनस एल शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। इस तरह से दोस्तों मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। तो यहाँ पर भी दोस्तों यही चीज होने वाली है कि एक फंक्शन है दोस्तों, उसकी वो कंटिन्यूस कब होगा? दोस्तों कंटिन्यूस तब होगा व्हेन देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन विच इज ग्रेटर देन 0, नॉट नेगेटिव। ठीक है, फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट मॉड एक्स माइनस ए शुड बी लेस देन डेल्टा। यानी कि x की जो वैल्यू दोस्तों क्या होगी? a माइनस डेल्टा से लेकर a प्लस डेल्टा के बीच में होगी। यानी कि फॉर a के दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर x क्या है की वैल्यू दोस्तों क्या है? इसके नेबरहुड में, a के नेबरहुड में। ठीक है, यानी कि ये अगर a है तो a माइनस डेल्टा से लेकर a प्लस डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये हो जाएगा मॉड एफ एक्स माइनस दोस्तों यहाँ पर एफ ए हो जाएगा। पहले यहाँ पर एल हुआ करता था तो एल को कौन रिप्लेस कर देगा? एफ ए कर देगा, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, यानी कि एफ एक्स माइनस एफ ए। तो अगर हम इसको ग्राफ से दिखाएं तो ये अगर दोस्तों आपका, अगर ये एफ एक्स है, देखिए इसको किस तरह से दिखाएंगे? अगर आपका एफ एक्स को लेगा तो ये इस तरह से आ जाएगा। देखिए एफ ए माइनस एप्सिलॉन से लेकर एफ ए प्लस एप्सिलॉन, है ना। यानी कि अगर ये दोस्तों एफ ए वैल्यू है तो इसके ऊपर इधर क्या होगी? एफ ए प्लस एप्सिलॉन और यहाँ पर होगी एफ ए माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? यानी कि दोस्तों ये अगर आपका ये कर्व है, ये कर्व है, तो फॉर दिस पेयर ऑफ वर्टिकल लाइन, सॉरी इस पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन देयर शुड एग्जिस्ट पेयर ऑफ वर्टिकल लाइन सच दैट ये आपका क्या होगा? a माइनस डेल्टा से लेकर a प्लस डेल्टा होगा। और ये दोस्तों आपका a पॉइंट होगा। a को इसमें इंक्लूड भी करेंगे इस बार, क्योंकि एफ ए की जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है? a के, मतलब कि a रखने पर डायरेक्टली वैल्यू क्या आती है? एफ ए आती है। तो यानी कि फॉर एवरी पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन देयर शुड एग्जिस्ट पेयर ऑफ वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप इस तरह से आसानी से
कंटिन्यूटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दोस्तों कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को देते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ कॉची डेफिनेशन, ठीक है। लेकिन आपको सिंपली अगर इसको समझे, जो कि एक नॉन फॉर्मल अप्रोच होती है, इनफॉर्मल अप्रोच होती है, तो उससे यहाँ से सीधे सीधे होता है कि भाई लिमिट x टेंड्स टू a, fx बराबर अगर डायरेक्टली fa के बराबर है तो वी विल से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर से दोस्तों बात आती है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। देखिए कंटिन्यूटी को भी आप अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि कंटिन्यू एट अ पॉइंट, कंटिन्यूटी एट अ इंटरवल, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं फंक्शन को कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट में, हमने दोस्तों दिखा है कि यहाँ पर ये जो फंक्शन है एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, ठीक है। अगर हम इंटरवल की बात करेंगे तो कंटिन्यूअस क्या होगा, वो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो सकता है, ओपन इंटरवल में भी कंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब यह है कि वो ए और बी के ईच एंड एवरी पॉइंट पर आपका क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। एक फंक्शन है, अगर जैसे मान लेते हैं हम पे अगर 10x दोस्तों कोई फंक्शन है, तो ये जो आपका 10x है दोस्तों, ये आपका -π/2 से लेके π/2 तक ये ओपन इंटरवल पे दोस्तों क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि इसका ग्राफ इस तरह से बनता है ये, ठीक है। ये तो -π/2 से लेके π/2 में दोस्तों ये कंटिन्यूअस है। इसी तरह से और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया भाई sin x है, sin x को दोस्तों मैंने बोल दिया 0 से लेके π/2 के बीच में कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो 0 से लेके 90 के बीच में, हालांकि जो sin x होता है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो एक इंटरवल की अगर हम बात करेंगे तो इंटरवल में जैसे अगर आपने ले लिया भाई a से लेकर b, मान लेते ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल का मतलब है कि वो उसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन अगर हम क्लोज इंटरवल की बात करेंगे तो क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए, इसको इसके हर पॉइंट में कंटिन्यूअस होना चाहिए, और साथ ही साथ जो कॉर्नर पॉइंट्स है, यानी कि जो एंड पॉइंट्स है, कॉर्नर नहीं एंड पॉइंट्स है, एंड पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप a है तो a की दोस्तों आप क्या करेंगे, केवल राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, और इसी तरह से जो b है, b की दोस्तों आप सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूँगा कि एक फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है इन अ क्लोज इंटरवल ए बी, इसका मतलब ये सीधा सीधा है कि वो ए और बी के बीच के हर पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस है, लेकिन ए के ए पॉइंट पर राइट हैंड कंटिन्यूटी है और बी पर लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी है। क्योंकि भाई सीधी बात है, आप लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस तो आप ज्ञात ही नहीं कर सकते ना, यहाँ से आप निकाल नहीं सकते और आप इधर इसके बाहर जा नहीं सकते, ठीक है। तो सीधी बात है, तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर ए प्लस और यहाँ पर आपको बी माइनस, यानी कि बी के इधर वाला और ए के इधर वाला, इस तरह से दोस्तों आप करके इसको चलेंगे जब आप इंटरवल की बात करेंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे कंटीन्यूअस फंक्शन की। देखिए कंटीन्यूअस फंक्शन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। कंटीन्यूअस फंक्शन दोस्तों वो फंक्शन होगा, अभी तो दोस्तों हमने कंटिन्यूटी चेक की थी फंक्शन पे एट अ पॉइंट, इसके बाद दोस्तों हमने कंटिन्यूटी चेक की थी एट अ इंटरवल। अब हम बात करेंगे कंटीन्यूअस फंक्शन की। एक फंक्शन है दोस्तों, वो कंटीन्यूअस कब होगा, जब वो कंटीन्यूअस होगा अपने डोमेन में, ठीक है। एक फंक्शन है, इट्स सेड टू बी कंटीन्यूअस फंक्शन व्हेन इट इज कंटीन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन इट्स डोमेन, जो उसके डोमेन के पॉइंट है। जैसे कि मैं बात करता हूँ log x की, तो log x दोस्तों आपका क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि इसका जो डोमेन होता है वो होता है 0 से लेकर इन्फिनिटी, और ये अपने डोमेन पर आपका क्या होता है दोस्तों, कंटीन्यूअस होता है, ठीक है। log x का दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप इसका ग्राफ खींच सकते हैं। देखिए इस तरह का इसका ग्राफ जाता था, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह से देखा था कि भाई जो log x है वो आपका क्या है, कंटीन्यूअस है इन इट्स डोमेन। सिमिलरली दोस्तों अगर हम बात करेंगे e की पावर x की, तो e की पावर x का भी दोस्तों अगर जो ग्राफ है वो आपका इस तरह से जाता था, ठीक है। तो ये अपने डोमेन में भी कंटीन्यूअस है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपका डोमेन में कंटीन्यूअस है। इसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करेंगे 10x की, तो 10x भी आपका क्या होता है दोस्तों, अपने डोमेन में, जैसे कि -π/2 से लेके π/2, यहाँ पर दोस्तों ये आपका क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कंटीन्यूअस एवरीवेयर की। कंटीन्यूअस एवरीवेयर, एवरीवेयर। अब दोस्तों कंटीन्यूअस एवरीवेयर का मतलब ये है कि अगर दोस्तों कोई फंक्शन है वो अगर -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी के बीच में कंटीन्यूअस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंटीन्यूअस एवरीवेयर बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि यही वाला, ये कंटीन्यूअस इन इट्स डोमेन भी है, कंटीन्यूअस एवरीवेयर भी है, क्योंकि ये -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी के बीच में दोस्तों आपका क्या है, कंटीन्यूअस है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि साइन फंक्शन है, साइन x है दोस्तों, ये भी क्या होता है, कंटीन्यूअस एवरीवेयर होता है, क्योंकि आप इसको देख सकते हैं कि इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। ऐसे ही और भी दोस्तों जैसे कि आइडेंटिटी फंक्शन है, पॉलिनोमियल्स हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, कंटीन्यूअस एवरीवेयर होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही दोस्तों अगर हम बात करेंगे y बराबर मॉड x की, तो मॉड x भी दोस्तों आपका क्या होता है, एक मॉड्यूलस फंक्शन है। इसका जो ग्राफ बनता है इस तरह से, मैंने आपको ग्राफ वाली वीडियोस पहले ही बताई थी, ठीक है। तो अगर आप उसको देखेंगे दोस्तों तो वो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से दोस्तों ये फंक्शन भी आपका क्या होता है,
कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको आई होप कि क्लियर होगी। कंटिन्यूस एवरीवेयर का मतलब क्या होता है, एक फंक्शन है अगर वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कंटिन्यूस है तो उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस एवरीवेयर उसको बोला जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर कुछ एल्जेब्रा है, यानी कि कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको कि आप ध्यान रखेंगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी फायदामंद रहेगा ये दोस्तों। मान लेते हैं दोस्तों कि आपके पास एफ एक्स एंड जी एक्स, आपके पास दो कंटिन्यूस फंक्शन है इन देयर कॉमन डोमेन। इन दोनों का जो कॉमन डोमेन है वो डी है और ये दोस्तों इस पर कंटिन्यूस है। ठीक है, तो अब सी मान लेते हैं कोई एक रियल नंबर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पहला जो रिजल्ट है कि जैसे सी एफ है या फिर हम बोलूँगा सी जी। ठीक है, ये भी दोस्तों आपका क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, मतलब कि अगर आप एक रियल नंबर को f से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो भी दोस्तों ये फंक्शन जो निकल कर आएगा सी एफ या जी एफ जी सी जी आएगा, ये भी आपका दोस्तों क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इसी तरह से इनका अगर मैं सम कर दूं f प्लस जी कर दूं और या फिर मैं f माइनस जी कर दूं तो ये भी दोस्तों आपका क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम भी अगेन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, लेकिन उनका जो डोमेन है वो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, इन देयर कॉमन डोमेन। इसी तरह से अगर मैं बात करूंगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये भी दोस्तों आपका क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ध्यान रहे कि जो इनका जो डोमेन है वो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसका डोमेन और इसका डोमेन, जैसे मान लेते हैं इसका डोमेन D1 है, इसका डोमेन D2 है, तो D1 इंटरसेक्शन D2। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इनके रेसिप्रोकल की बात करूंगा तो दोस्तों वो भी आपका कंटिन्यूस होगा। और ऐसी दोस्तों अगर मैं जी का रेसिप्रोकल ले लूं यानी कि 1/g ले लूं तो वो भी दोस्तों आपका क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और अगर मैं इसकी इंटीग्रल पावर ले लूं यानी कि f की पावर n, वेयर n इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल N। इंटीग्रल पावर का मतलब यहाँ पर नेचुरल नंबर है, प्लस की बात चल रही है, तो नेचुरल नंबर अगर मैं ले लूँ तो भी दोस्तों आपका क्या होगा, कंटिन्यूस ये होता है। ठीक है, अब ऐसे ही दोस्तों जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे कॉन्स्टेंट फंक्शन है। कॉन्स्टेंट फंक्शन मैंने आपको दोस्तों उस दिन फंक्शंस के बारे में बताया था, मैंने आपको रियल फंक्शन की मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें सारे फंक्शन बताए थे। जैसे कि y बराबर आपका क्या है, k, ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये दोस्तों आपका क्या होता है, अगर आप इसका डोमेन देखें तो होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी। तो दोस्तों ये आपका क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस एवरीवेयर होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करूं आइडेंटिटी फंक्शन की, तो y बराबर x यानी कि एफ एक्स बराबर एक्स, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। इसमें भी अगर आप देखें तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी दोस्तों इसका क्या होता है, डोमेन होता है। तो ये भी दोस्तों आपका क्या होता है, बिल्कुल कंटिन्यूस फंक्शन होता है, कंटिन्यूस एवरीवेयर इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था मॉडुलस एक्स। ठीक है, मॉड एक्स भी दोस्तों आपका क्या होता है, कंटिन्यूटी फंक्शन होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोस्तों मैंने आपको बताया था, जैसे कि ए की पावर एक्स का दोस्तों मैंने आपको ग्राफ भी बताया था, इस तरह से होता है और इस तरह से होता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि जो ए की वैल्यू है यहाँ पर, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तब ये ठीक है। अगर यहाँ पर से ए की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में है तो फिर दोस्तों इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे लॉग फंक्शन है, लॉग फंक्शन भी दोस्तों आपका क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। ये है दोस्तों कंटिन्यूस एवरीवेयर, ये भी कंटिन्यूस एवरीवेयर, ये भी कंटिन्यूस एवरीवेयर। लेकिन जो लॉग एक्स है वो कंटिन्यूस एवरीवेयर नहीं है, बल्कि ये दोस्तों आपका कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो लॉग एक्स का दोस्तों जैसे ग्राफ था, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इसका ग्राफ होता था, ऐसे इसका ग्राफ होता था। ऐसे ग्राफ इसका कब होता था, वही अगर जो ए में जो बेस में जो ए है उसकी वैल्यू दोस्तों अगर आपकी क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अब अगर इसकी वैल्यू फिर से वही अगर ऐसे इस तरह से लाई करेगी, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी, तो इस तरह का ग्राफ करेगा। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ए की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके 1 के बीच में होगी। ठीक है, तो ये जो भी है ये आपका कंटिन्यूस है, लेकिन अपने डोमेन में। अब दोस्तों हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूस फंक्शन के बारे में। तो जो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। अब दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट है वो है टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कितने टाइप की डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें जैसे सबसे पहले आती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है दोस्तों, अब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या है, देखिए रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब यह है कि जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों दोस्तों क्या करें, एग्जिस्ट करें। यहाँ पर हम बात करें किसी पॉइंट की, ठीक है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की दोनों बराबर हो, लेकिन दोस्तों ये एफ ए के बराबर ना हो। ठीक है, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों एग्जिस्ट करती हैं और इक्वल हो, लेकिन ये एफ ए के बराबर नहीं हो, तो इसको हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ये रिमूवेबल इसलिए है क्योंकि दोस्तों हम इसको रिमूव कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं एफ ए की वैल्यू को, जैसे मान लेते हैं ये के आती है, तो अगर मैं इसको के बना दूं तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, कंटिन्यूस बन जाएगा फंक्शन। तो इसीलिए अगर ये फंक्शन है, इस फंक्शन की वैल्यू को दोस्तों मैं इस तरह से निर्धारित कर दूं या असाइंड कर दूं, इसको मैं ये वैल्यू के असाइन कर दूं, तो मैं इस डिसकंटिन्यूटी को कंटिन्यूटी में परिवर्तित कर सकता हूं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिमूवेबल
डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। ठीक है, तो इस केस में आप ध्यान रखना कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होती है लेकिन वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं होती है तो उसको हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड अब आती है, मतलब या फिर इसको टाइप 1 डिसकंटिन्यूटी बोल सकते हैं। ठीक, तो इस केस में दोस्तों आपका क्या होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, ये दोस्तों आपका क्या करेगा, डज नॉट इक्वल टू होगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। ठीक है, बोथ क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, बट बोथ एग्जिस्ट करेंगे बट नॉट इक्वल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट काइंड की, जब दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है सेकंड काइंड। सेकंड काइंड का सिंपल सा मतलब है दोस्तों कि जब ये आपके एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड का मतलब ये है कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसी के अलावा जैसे मैं कह सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये मतलब कि आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो इसलिए हम कहेंगे कि ये फंक्शन आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो तीन टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती हैं जनरली, रिमूवेबल, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड में सिंपल है कि एग्जिस्ट करेंगे लेकिन ये इसके इक्वल नहीं होंगे, आपस में इक्वल नहीं होंगे। फर्स्ट वाले में होगा कि दोनों एग्जिस्ट भी करेंगे, इक्वल भी होंगे, लेकिन फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों आपका सेकंड काइंड और फर्स्ट काइंड और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक फंक्शन आपको दिया हुआ है e की पावर x माइनस 1 e की पावर 1 अपॉन x प्लस 1 वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0 x बराबर 0 पे 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमें पता लगाना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं x बराबर 0 पर। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए x डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0। ठीक है, तो अब इस केस में दोस्तों आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को दोस्तों हम कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं हम x टेंड्स टू 0 माइनस से। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाता है, एफ एक्स के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम हो जाएगा लिमिट, इसको हम लिखेंगे h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा f 0 माइनस एच। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 दोस्तों हो जाएगा f माइनस एच, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर ये हो जाएगा, देखिए माइनस 1 अपॉन एच। यहाँ पर आपने क्या करना है, h की जगह पे, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा e की पावर माइनस 1 अपॉन एच प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, h टेंस टू जब आप 0 रख देंगे तो आपको पता है कि भाई जो इसको आप दोस्तों इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एच प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर से आप क्लियरली देखेंगे कि जो लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एच है दोस्तों, ये 0 के बराबर होता है। ठीक है, h टेंस टू 0 पे क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, ई की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी मतलब 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये माइनस 1 के बराबर आता है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों आपकी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, सिमिलरली वी विल कैलकुलेट राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट को दोस्तों अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h यानी कि एफ एच हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h प्लस 1। नाउ अगर दोस्तों हम यहाँ पर से e की पावर 1 अपॉन h कॉमन ले लें तो ये दोस्तों इस तरह से हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच, और ये हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच। अब दोस्तों यहाँ पर भी सेम वही रिजल्ट होगा जो यहाँ पर हमने लगाया, तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर से वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोस्तों एग्जिस्ट तो करती हैं लेकिन दोनों के दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, और ये दोस्तों डिसकंटिन्यूटी है फर्स्ट काइंड की या डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप फर्स्ट। तो फर्स्ट काइंड की दोस्तों ये आपकी डिसकंटिन्यूटी है जिसमें कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट तो करती हैं लेकिन वो इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी है। इसके बाद दोस्तों आपके पास एक और क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, जहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू
डज नॉट इक्वल टू 1 है, यानी कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है या फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1 है। ठीक है, अब आपको दोस्तों यहाँ पर चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको बाइफरकेट कर देते हैं दोस्तों। अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों देखिए, अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर ये 0 से लेके 1 के बीच में देखूंगा, 0 से लेके 1 के बीच में देखूंगा, तो इसकी वैल्यू दोस्तों क्या आएगी, 0 आएगी। आप जानते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन एक्स स्क्वायर, है ना। तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि अगर 0 से लेके 1 के बीच की वैल्यू होती है क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसके बाद इसका बिहेवियर देखेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 1 पे, एक्स स्क्वायर बराबर 1 पे तो दोस्तों आपका क्या हो जाता है, ये 0 के बराबर होता है, जो कि दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों क्या हो सकता है, या फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या होगी, ग्रेटर देन, मतलब कि 1 और 2 के बीच में। ठीक है, यानी कि लेस देन 2। ठीक, तो उस केस में दोस्तों आपका क्या होगा, भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और 2 के बीच में, तो उस केस में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो दोस्तों ये बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब सिंपली है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1। एक्स स्क्वायर लेस देन 1 हम यहाँ पर इस केस को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि दोस्तों ये स्क्वायर है, और स्क्वायर कभी भी एक रियल नंबर का स्क्वायर, अच्छा ठीक है, ये यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये नेगेटिव वाली बात नहीं, एक्स स्क्वायर आपका लेस देन 1 भी हो सकता है, जो कि हमने लिया है 0 से लेके 1 लिया है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लेस देन 1 वाला केस होगा, लेकिन क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा। एक्स स्क्वायर लेस देन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये आप जानते हैं कि एक्स किसी भी नंबर का स्क्वायर, रियल नंबर का जो स्क्वायर है दोस्तों, कभी भी लेस देन 0 नहीं होता। ठीक है, तो वो अदरवाइज वो इमेजनरी नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, या तो ये 0 से लेके 1 होगा, और या फिर आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 का मतलब यह है कि हम 1 से लेके 2 तक का लेंगे, तो 1 से लेके 2 के बीच में जो इसका बिहेवियर है वो आपका क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखा जाए तो 0 आता है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम देखेंगे इसकी लिमिट्स की बात करेंगे। तो लिमिट्स में दोस्तों अगर मैं चेक करूँगा तो x टेंस टू 1 माइनस, जब आपका 1 से छोटा है तो उस केस में दोस्तों इसकी वैल्यू आती है, सॉरी पहले यहाँ पर fx रख देंगे तो हो जाएगा लिमिट, इसको लिख देंगे सीधे x टेंस टू 1, ये होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ वी कैन सी दैट कि भैया ये आपका क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी की ओर को अग्रसर हो जाता है। ठीक है, तो क्लियरली है कि दोस्तों जो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इन्फिनिटी आ रहा है तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर ये डज नॉट एग्जिस्ट है तो भाई ये आपका क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, और ये डिसकंटिन्यूटी है ऑफ सेकंड काइंड। सेकंड काइंड भले ही अगर आप x टेंस टू 1 प्लस पे देखें तो वैल्यू 0 है। ये दोनों ही फंक्शनल वैल्यू अगर आप देखें तो जो इसकी राइट हैंड लिमिट और यहाँ पर से अगर आप देखें तो ये फंक्शनल वैल्यू है, यानी कि f1 है। भले ही दोनों के दोनों एग्जिस्ट करती है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करती है, तो ये डिसकंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूटी दोस्तों इसकी सेकंड काइंड की है, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन की। देखिए डिफरेंशिएबिलिटी क्या है दोस्तों, इट इज़ नथिंग बट अ यू कैन से लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ स्लोप ऑफ अ कर्व। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी एक्चुअली क्या होती है दोस्तों, ये होती है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ स्लोप ऑफ अ कर्व। इसको दोस्तों मैं आपको फिगर से ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। देखिए मान लेते हैं हमारे पास ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, ये आपका मान लेते हैं, मैं एक ही साइड का पहलू पे दिखाऊंगा। ये मान लेते हैं दोस्तों आपका कर्व है। ठीक है, अभी कर्व की दोस्तों बात करें तो ये पॉइंट आपका P, ये मूविंग पॉइंट है। सो दोस्तों ये P से लेकर कहाँ पे चला गया, Q पे चला गया। पहले मान लेते हैं R पे था। ठीक है, अब मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो इसके कोऑर्डिनेट हैं, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसके कोऑर्डिनेट है x, y। अब इसने दोस्तों यहाँ से ये यहाँ पर जो इसके कोऑर्डिनेट हो गए, मान लेते हैं x प्लस डेल्टा x और y प्लस दोस्तों क्या हो गए, डेल्टा y हो गए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, इस पर इस तरह से टेंजेंट खींच देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये हो जाएगा, मैं एक काम करता हूँ, इसको इस तरह से ज्वाइन करता हूँ और इसको मैं इस तरह से ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखें तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों के दोनों बराबर होंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो होगा दोस्तों आपका क्या होगा, डेल्टा एक्स, ये होगा आपका डेल्टा वाई, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये जो ओरिजिन है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दोस्तों वो क्या होगी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगी। और ये जो पूरी ऊपर वाली डिस्टेंस है वो क्या होगी, y प्लस डेल्टा वाई, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा एक्स, y प्लस डेल्टा वाई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है दोस्तों आप जानते हैं ये x है, और ये पूरी वाली क्या होगी,
सॉरी ये डिस्टेंस होगी y, ये डिस्टेंस होगी आपकी कितनी x, ठीक है। तो ये आपकी कितनी होगी, आपकी डेल्टा x होगी, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। और ये आपकी टोटल जो डिस्टेंस होगी y प्लस डेल्टा वाई, तो ये डेल्टा वाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर से दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर मैं टेन थीटा यहाँ से निकालूँ, अगर इसको थीटा मानो, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर दोस्तों ये जो पॉइंट है Q P की ओर को जाए, अगर एक Q है ये P की ओर को मूव करे, अगर ये पॉइंट Q P की ओर को मूव करे, अब जरूरी नहीं है कि दोस्तों ये जो P है, P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको हम आगे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसको हम और छोटा कर सकते हैं। जैसे कि ये जो डिस्टेंस है ये मिनिमम नहीं है, हो सकता है कि जो Q है वो P की ओर को जाए। तो अगर Q P की ओर को जाएगा तो दोस्तों ये जो डेल्टा एक्स है ये टेंस टू 0 हो जाएगा, यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये कम होने लग जाएगी, ठीक है। सो वी कैन से दैट लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यानी कि जो डेल्टा एक्स है वो क्या हो जाएगा, टेंस टू 0 हो जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो दोस्तों इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी बोला जाता है। इसको हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डिवाइड बाय dx से शो करते हैं, ठीक है। सो इट इज नथिंग बट अ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ स्लोप ऑफ अ कर्व। टेन थीटा क्या होता है दोस्तों, स्लोप होता है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, स्लोप होते हैं। स्लोप को टेन थीटा से दिखाते हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। इट इज अ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ स्लोप ऑफ अ कर्व। तो अगर दोस्तों इसको मैं बेटर वे में दिखाऊं, तो मान लेते हैं y बराबर दोस्तों एक आपका फंक्शन है fx, एंड y प्लस डेल्टा y कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जो चेंज हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर से हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई को दोस्तों मैं ऐसा लिख सकता हूँ वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ। भाई वाई से वाई कट जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर से हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, वाई प्लस डेल्टा वाई कैन बी रिटन एज एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई की जगह पे दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, सो दिस इज, ये आपका दोस्तों आपका क्या हो गया, एफ एक्स को दोस्तों हम इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। एफ डेस एक्स को दोस्तों इस तरह से दिखाया जा सकता है, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं किसी पॉइंट की बात करूं, तो अगर मैं इसको वैसे देखा जाए तो ये लिमिट यहाँ पर से दोस्तों मैंने इसको इस तरह से दिखाया है, एफ डेस एक्स को दिखाया। अगर मैं किसी पॉइंट की बात करूँ, ये तो आपका जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर दोस्तों मैं किसी पॉइंट की बात करूँ, कि जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं डेल्टा एक्स को लेट मैं थोड़ा सा दिखाने के लिए मैं एच से रिप्लेस कर देता हूँ। इस बार अगर मैं जो ये इंटरवल है इसको मैं एच से दिखा देता हूँ, ठीक है, जो डिफरेंस है। और जो एक्स कोई किसी पॉइंट सी पर दिखाना चाहता हूँ मैं, तो दोस्तों मैं इसको इस तरह से दिखाऊंगा, एफ डेस सी बराबर हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स की जगह पर रख देंगे एच, ये हो जाएगा एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। तो दोस्तों इसी को दोस्तों क्या बुलाता है, डेरिवेटिव बोला जाता है, ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी बोला जाता है। अब देखिए ये दोस्तों ये P है, P का दोस्तों ये कहाँ है, ये है राइट, तो इसको बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों अगर हम यहाँ की बात करें, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट रहेंगे x माइनस डेल्टा एक्स और y माइनस डेल्टा वाई रहेंगे, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक। तो अगर दोस्तों हम यहाँ से इसका डेरिवेटिव, यानी कि व्हेन r टेंड्स टू p, सो अगेन वी विल गेट अ डिफरेंशिएशन, है ना, फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को दोस्तों हम इस तरह से दिखाते हैं, यही आपका फॉर्मूला रहता है। तो ये हो जाएगा एफ डेस सी किसी पॉइंट सी पर, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच के दोस्तों ये बराबर हो जाता है, ठीक है। इसको एक काम करता हूँ, मिटा देता हूँ। तो ये दोस्तों जो आपका फॉर्मूला है वो इस तरह से निकल कर आता है कि एफ डेस सी बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, ठीक है दोस्तों। तो इसको दोस्तों हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये दोस्तों आपका होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो जब दोस्तों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों दोस्तों एग्जिस्ट करते हैं, तो उस केस में हम दोस्तों बोलते हैं द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ये आपका क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो सिंपली डिफरेंशिएबिलिटी की आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। एक फंक्शन है, अगर जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं और इक्वल होते हैं, तो उसको हम दोस्तों बोलते हैं कि फंक्शन आपका क्या है, डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। यहाँ पर हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट कौन सा दोस्तों, सी है। जैसे कि मान लेते हैं ये कोई पॉइंट होता, तो अगर ये पॉइंट सी होता, मान लेते हैं जैसे कोई सी है, ये इसको सी है, तो ये आपका क्या होता है, यहाँ पर जो वैल्यू होती है होती सी माइनस एच से लेकर ये सी प्लस एच, ये, ठीक है। और इस पर जो भी आपकी फंक्शनल वैल्यू होती उससे हमें कोई लेना नहीं है। ये पॉइंट आपका सी है, तो हम ये बोलेंगे इस पॉइंट पर दोस्तों ये आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और यहाँ पर से दोस्तों एक चीज और भी निकल कर आती है कि जो ये टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है दोस्तों आपका क्या है, यूनिक है, ठीक है। तो अगर हम इसको ग्राफिकली और तरीके से दिखाएं,
तो इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट पर जो फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब दोस्तों उस पर जो खींचा जाने वाला जो टेंजेंट है वो क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस पर जो टेंजेंट खींचता हूँ वो यूनिक है, तो वो जो फंक्शन है वो दोस्तों उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। ठीक है, लेकिन अगर उस पर कई सारे टेंजेंट खींचे जा सकते हैं तो फिर वो फंक्शन दोस्तों आपका क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे कि हम बात करते हैं कॉर्नर पॉइंट्स की। कॉर्नर पॉइंट पे दोस्तों क्या होता है कि कई सारे टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, तो फंक्शन वहां पर क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इसको दोस्तों हम एग्जांपल से भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूं y बराबर मॉड x का दोस्तों मैं ग्राफ देखूं, तो ये आपके पास इस तरह से दोस्तों इसका ग्राफ होता है। ये y बराबर x और y बराबर माइनस एक्स की दोस्तों लाइन से मिलकर बनता है ना। तो अगर आप देखें यहाँ पर दोस्तों ये जीरो है, तो यहाँ पर दोस्तों फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो y बराबर मॉड x भले ही दोस्तों कंटिन्यूस है, लेकिन अगर मैं बात करूंगा x बराबर जीरो पे दोस्तों ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये आपका इसका कॉर्नर पॉइंट है, और इस कॉर्नर पॉइंट पे दोस्तों क्या कर सकते हैं, कई सारे टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी को दोस्तों यूनिकनेस ऑफ टेंजेंट से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ये इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल तब होगा जब उस पॉइंट पे उस फंक्शन का यूनिक टेंजेंट खींचा जा सकता है, यानी कि उस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट अगर खींच सकते हैं तो वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो ठीक है, तो y बराबर मॉड x दोस्तों कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस एवरीवेयर है, बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। इसके अलावा अन्य पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, लेकिन इस पॉइंट पे दोस्तों यहाँ आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, और दोस्तों अगर हम वैसे जनरली दिखाएं किसी पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबिलिटी को, तो इस तरह से भी दोस्तों आप दिखा सकते हैं। f' c बराबर क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू c, मतलब x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस सी। दोस्तों इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं कि एक पॉइंट है, अगर आप x से जो पॉइंट है वो c की ओर को जा रहा है, तो इसको इस तरह से भी दोस्तों दिखाया जा सकता है। ये वही वैल्यू है जो हमने निकाली थी, बस हमने क्या किया है कि जो वहाँ पर इंटरवल है उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया और कुछ नहीं है। ठीक है, तो fx माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, इस तरह से दोस्तों आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी को शो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों एक चीज है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, देखिए ध्यान रखना हमेशा, जो कंटिन्यूटी है कंटिन्यूटी इज नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, ध्यान रखना, कंटिन्यूटी इज नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि एक फंक्शन है दोस्तों, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा। बट अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल है। ठीक, तो कंटिन्यूटी इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। एक फंक्शन अगर वो डिफरेंशिएबल है तो 100% वो क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है, इट इज वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन, यानी कि एक डिफरेंशिएबिलिटी होने के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक कंडीशन हो, और भी कई सारी कंडीशन हो सकती हैं, लेकिन वन ऑफ द कंडीशन है कि भाई एक फंक्शन आपका क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, अब ऐसी दोस्तों जो डिफरेंशिएबिलिटी होती है वो भी दोस्तों एक पॉइंट पर होती है, इसी तरह से एक इंटरवल पर भी होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा एक डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, यानी कि उस पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल है। अगर मैं बोलूंगा कि एक डिफरेंशिएबिलिटी एट एनी इंटरवल, तो इसका मतलब यह है कि वो उसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर मैं बात करूंगा क्लोज इंटरवल की, तो फंक्शन दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, कि आपका क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए इन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ ए एंड बी। इसके अलावा देखिए अगर हम ए की बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों इसको क्या होना चाहिए, राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए, और यहाँ पर दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि ए पर राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए और बी पर आपका लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना है कि ये ए और बी ये कॉर्नर पॉइंट ही नहीं है, ये सिर्फ एंड पॉइंट है। जैसे कि मान लेते हैं कर्व हमने लिया है, उसमें हमने ए और बी ले लिया। ठीक है, ऐसे ये मत समझ लेना कि ये कोई कॉर्नर पॉइंट है। कॉर्नर पॉइंट अलग चीज होती है, और जहां पर
ये शार्प टर्न लेता है उसको हम कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं, या फिर जहाँ पर आपका ग्राफ इस तरह से खत्म होता है तो इस तरह का कॉर्नर पॉइंट भी कहलाता है। जहाँ पर सिंपल सी बात है कि जहाँ पर टेंजेंट यूनिक नहीं होता उसको हम कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझ लेना। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को डिफाइन करते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी इसमें जोड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इन वीडियोज़ को। असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और LT मैथ्स और इसके अलावा लेक्चरर मैथमेटिक्स के लिए वीडियोज़ इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।